नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन हार्ट टॉक भारत के मंच पर पहली बार जुड़ रहे हैं। कुछ खासियत। कर्नल वीडी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इनकी खासियत मैं बताना चाहूँगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलम में ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब सोचिए, एक कर्नल होकर के रिटायरमेंट के बाद 2017 में ये सेवानिवृत्त हुए और एक मेंटल हेल्थ पर भी इनकी अपनी एक पकड़ है, इसके लिए भी ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिलिट्री इंजीनियरिंग और एविएशन सेक्टर में इनका दखल है। इसलिए अगर हम बात करते हैं डिफेंस को लेकर के, तो सेना ही नहीं बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसके कुछ ऐसे पहलुओं पर सर बातचीत कर सकते हैं जिसमें इनकी एक्सपर्टीज है। और मिलिट्री रिलेशंस में क्या कुछ नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इसको भी समझते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में भी बेहद गहरी रुचि रखते हैं और उसमें दखल रखते हैं। तो एक बहुत जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल वीडी सर सेवानिवृत्त हमारे साथ हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन छोटा मुद्दा भी नहीं है। हाइप न किया जाए तो एक अच्छा खासा युद्ध चल रहा है, जिसे हम महायुद्ध तो कह ही सकते हैं, क्योंकि 18 देश इस समय इसकी जद में है। सवाल यह है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये अब सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि जीतेगा और हारेगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो लड़ रहा है दूसरा पक्ष और जिसको हराने में लगी हुई है दुनिया की एक बड़ी ताकत, और उसके साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट से भरे हुए एक छोटा सा देश, और जो रेजिस्टेंस कर रहा है उसकी भी अपनी एक स्पेशलिटी है। और किस क्षेत्र में उनकी आर्मी बहुत अच्छी नहीं है, अभी न उसका कोई करामात दिखा है, उसमें सिर्फ दिखा है कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है। वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कब तक आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वीडी सर से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच संघर्ष, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस पर मैं आज हार्ट टॉक भारत पर चूंकि पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनका पहला मैं रिएक्शन चाहूंगा कि इस पूरे युद्ध को वो किस नजरिए से देख रहे हैं सर। धन्यवाद दिवाकर विक्रम सिंह जी। मैं कर्नल वीडी सिंह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस मंच पे आपने मुझको आमंत्रित किया और मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों का संक्षेप में और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हुए उसका जवाब। तो आप सबसे पहले तो ये है दिवाकर जी के इसको हम किस दृष्टि से देख रहे हैं उससे पहले इसकी एक सिचुएशनल ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम फौज में बोलते हैं ना, जी इस सिचुएशन अवेयरनेस जब तक ना हो तो इस सिचुएशन का ओवरव्यू एक सबसे पहली बात यही लेना है कि हम आज की पोजीशन लेते हैं। आज एक हफ्ता हो गया लड़ाई को, तो सिचुएशन ओवरव्यू को सब संक्षेप में लेते हैं बिल्कुल 1 मिनट में कि इसराइल को जहां तक लेते हैं तो आज की तारीख यानी 6 मार्च को एयर स्ट्राइक जो है वो तेहरान और बेरूत में जबरदस्त हो रही है। जी और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि बहुत से बेचारे सिविलियंस मारे मारे गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। ईरान की हम बात करते हैं तो मिसाइल स्ट्राइक्स वो इजराइल के ऊपर कर रहा है, और आपने जैसे कि बिल्कुल सही बताया, ईरान के पास और कुछ नहीं, मिसाइल ही मिसाइल है जी और उसकी कोई कमी नहीं है उनके पास। जी और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट हिट हुआ है वहां पर, जी और न्यूक्लियर साइट्स को भी खतरा पहुंचा है। जी हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उन्होंने भी जैसे अब देखा है कि हाल में जब एक्सरसाइज करके उनका एक जहाज वापस जा रहा था, और जब श्रीलंका के से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर जगह इंटरनेशनल वाटर्स जी में, तो उसको उनके सबमरीन ने हिट करके खत्म कर दिया। तो यूएसए वाली जो चीज हुई है वो ये है कि भाई नेवल स्ट्राइक ऑन ईरानियन ड्रोन कैरियर पे हुई है, जिसमें कि उन्होंने आईआरजीसी इसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इससे एक सबसे बड़ा खतरा ये पता होगा कि एस्केलेशन ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गया अभी। हम्म हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने तो डिक्लेयर कर ही दे दिया है कि ये मानवीय तौर पे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है। जी और उन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना भी की है कि भाई सीज फायर हो जाए और ये चीज आगे ना बढ़े। हम्म जहां तक रीजनल स्टेट्स की बात है, तो वहां पे इवैक्यूएशन की चीजें हो चुकी है। जैसे कि अब देखिए, उन्होंने ईरान ने अजरबैजान पे हम्म अटैक किया, एयरपोर्ट का बर्बाद हो गया, कई राइट लोग अटके हुए हैं।
है ना? तो इवैक्यूएशन जो है वो अज़रबैजान के लोगों का भी हो रहा है और इंडिया के जो बाहर लोग फँसे हुए हैं, हुँ, तो उनको डिप्लोमैटिक एफर्ट के द्वारा जो है बाहर किया जा रहा है, निकालने की कोशिश की जा रही है। अब सब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में कि एस्केलेशन रिस्क वॉर अगर बढ़ती है उसका क्या है? तो जहाँ तक इज़राइल जो है वो ईरान की कैपिटल और ईरान न्यूक्लियर साइट्स के बारे में थ्रेट हो रही हैं, हुँ। तो वॉर रिस्क जो है वो एक फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बढ़ता जा रहा है। जी, 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 जी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या हो रही है कि जो रिफ्यूजीज हैं और जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ रहे हैं, हुँ, स्पेशली लेबनान और ईरान के अंदर। हुँ, हुँ। ग्लोबल इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर भी तो इम्पैक्ट हो रहा है इसका। हुँ, 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 हुँ। ऑयल मार्केट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो ऑलरेडी खराब हो रही है, डिसरप्ट हो चुकी है। हुँ, हुँ। और इसका रिपल इफेक्ट जो है वो एशिया में और बल्कि पूरे यूरोप में फैलता चला जा रहा हुँ, 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 है। हुँ। इसकी वजह से देखिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और जिसमें कि ब्रेंट क्रूड जो है वो उसके अनुसार $120 प्रति बैरल तक ये हुँ। पहुंच रहा है, जो कि 170-78 रुपए प्रति बैरल था। हुँ, हुँ, हुँ। गैस और एनर्जी के ऊपर क्या क्या असर आ रहा है, डिसरप्शन हो रहा है गल्फ ऑयल फ्लोज के ऊपर, जिससे कि यूरोप और एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा जी, जी, जी। है। और जहां तक मार्केट की बात कर रहे हैं हम और आप रोज देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस, एरोस्पेस, डिफेंस स्टॉक और आउट ऑफ रीजन एनर्जी कंपनी जो है वो भी बढ़ रही है, दे आर सर्जिंग। हुँ, हुँ। तो ये सब चीजें देखते हुए हर एक आदमी अपना अपना अनुमान लगाता है। तो साहब कई लोगों का ऐसा अनुमान है कि अब जैसे कि अड़े हुए हैं, यानी ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है हुँ। कि जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन एक लॉजिकल मैं बात करना चाहता हूँ दिवाकर साहब कि ये जो भी ज़ख़ीरा है हथियारों का, हुँ। वो कभी ना कभी तो कम होगा। बिल्कुल ऐसा तो है सही, नहीं कि अनवरत सफाई उसकी हो रही है ईरान के साथ। तो ईरान के पास उनके होम ग्रोन ड्रोन्स हैं। अब देखिए उनका जो वो क्यों घातक सिद्ध हो रहा है। उनका वो जो एक होम ग्रोन ड्रोन है उसकी लगभग कीमत 18 लाख के आस-पास आती है, जो जी। कि बहुत बहुत सस्ता है। लेकिन उसको रोकने के लिए हुँ, यूएसए हुँ, को हुँ। उससे 200-250 गुना ज़्यादा कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट करना पड़ रहा है। हुँ, तो दोनों तरफ असलहों की कमी हो रही है। तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। हुँ। अगर कोई सोच रहा है ना कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैं अपने एक अनुभव बिल्कुल। के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और जो मैं ये एनालिसिस देख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये युद्ध ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और उसके कारण आर्थिक हैं और अमेरिका जो बहुत दुनिया में शक्तिशाली देश है भी, माना भी जाता है, वो किस कॉस्ट पर ये लड़ाई लड़ रहा है और जो उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है अपना, रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को अर्थात ईरान, वो किस लो कॉस्ट में एक लड़ाई लड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल सर आप कर रहे हैं और इसलिए दोनों जब तक एग्जिस्ट करेंगे नुकसान ज्यादा अमेरिका का होगा। सर अब एक बड़ा सवाल है, हम आते हैं क्योंकि कुछ लीक से हटकर बात करें, ईरान के पास एक कैपेसिटी है, वो है उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी और आप तो एविएशन में महारत हासिल रखते हैं, लगभग न के बराबर उनकी एयरफोर्स है। ईरान की जो कैपेसिटी है वो उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल कर रहा है और इसके अतिरिक्त और कई ऐसे उसके पास मिसाइल हैं जो माना जाता है कि वो आईसीबीएम तो नहीं है बट उससे कुछ कम भी नहीं है। 2 से 2,500 किलोमीटर तक उनकी मार हो सकती है, उसके अंदर ही अमेरिका और इसराइल की सारी कुछ स्थितियां हैं जहां पर वो टारगेट कर रहा है। आप कह रहे हैं लंबा नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा ईरान कम खर्चे पे लड़ाई लड़ रहा है इसलिए चोट ज्यादा पहुंचाएगा। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी खासियत आईआरजीसी की आप देख पा रहे हैं जिसकी बदौलत उनकी जो तैयारी है रजिस्ट करने की वो बहुत पुख्ता दिख रही है। देखिए क्या होता है दिवाकर साहब के फ़ौज में आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स जो भी हो, उसमें ये कहा जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। राइट। तो अब जहाँ तक ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये आज से थोड़ा ना चल रहा है। जब 2018 के आसपास यूएसए उनकी इस डील से अलग हुआ था, न्यूक्लियर डील से, ये जानने के बाद कि ईरान रुक नहीं रहा है। हम्म। वो अपनी यानी जो न्यूक्लियर ताकत है उसको लगातार बढ़ा रहा है और ये अमेरिकन को पसंद नहीं थी। हम्म।
जी, तो ईरान को भी पता था कि ये कभी ना कभी ये चीज़ हो सकता है आगे एस्केलेट हो जाए। तो तैयारियाँ जब आप किसी भी चीज़ की करते हैं, तो वो बहुत पुख्ता तैयारियाँ करते हैं। तो हुँ, ईरान के लिए ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। हुँ, क्योंकि देखिए ईरान और इज़राइल का आपको याद होगा 2025 में वो जून के महीने में हुँ। 12 दिन की प्रसिद्ध 12 दिन। लड़ाई। जी, जी। तो तो इनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है। देखिए ख़मेनी साहब अभी नहीं है, उनके साथ के जो टॉप मिलिट्री लीडर्स थे, उनके ख़ानदान में काफ़ी लोग मारे गए थे, जो ये स्ट्राइक हुआ था, ये यूएसए का। लेकिन इनकी फ़ौज में जो कुछ तैयारियाँ हैं, जो उनकी एसओपीज़ तैयार थीं, वो उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। हुँ, उनको पता है कि इनकी क्या ताकत है, क्योंकि एयर फ़ोर्स वाली ताकत तो है नहीं, जैसे कि इज़राइल और यूएसए के हुँ, पास है। हुँ। तो उस तैयारी के साथ ये चल रहे हैं और ये चीज़ डिसेंट्रलाइज़्ड है, हर एक को अपना-अपना मिशन मालूम है, क्या करना है। ओके, ओके। तो इस क्राइसिस के अंदर भी मैं कहूँगा ये मिलिट्री की तारीफ़ करनी चाहिए उनकी, कि हुँ, वो कर रहे हैं। उन यानी हतोत्साहित नहीं हुआ अभी तक, हुँ, और ये करते रहेंगे। लेकिन मेरा यही अनुमान है कि देखिए कभी न कभी तो ये चीज़ें खत्म होंगी, अनवरत सप्लाई नहीं हो सकती इसकी ना। हुँ, ड्रोन भी है उनके, कई हज़ार हैं इनके पास, कई हज़ार ड्रोन्स उनके पास अभी भी हैं। हुँ। मिसाइल्स हैं, सब हैं, ये करते एक रहेंगे, एक लेकिन अनुमान के इतनी मुताबिक 4 से 5,000 की कैपेसिटी तो उनकी मिसाइल की है सर, जो बहुत जी, घातक हैं, जो अभी जी, यूज़ ही नहीं हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो यूज़ ही नहीं हुआ, यानी वो रिज़र्व है उनका। हुँ, वो तो उसका, लेकिन जहाँ तक मैं अकेला, देखिए मैं तो बाकी जितने भी विश्लेषक हैं मिलिट्रीज़ के, उनके सामने बहुत जूनियर हूँ। लेकिन फिर भी मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ 8 से 10 दिन। आज का दिन आप मान मेरा भी लीजिए, अनुमान यही है सर। 8 से 10 दिन मेरा मैक्सिमम अनुमान चलेगा। यही है। कर्नल सर जी। मेरा अनुमान भी यही है कि एक पखवाड़े के भीतर ईरान को झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना जी, पड़ेगा? मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको देता हूँ और उस पर आपका कमेंट जी, भी चाहूँगा। ईरान जी, के विदेश उप मंत्री इस समय भारत में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई है इसलिए कि भारत तटस्थ दिख रहा था। यहाँ के जी। कट्टरपंथी बड़े हाय तौबा मचा रहे थे। इसमें राजनीति थी कि तुरंत उनको स्टेट ऑनर दिया जाए, कंडोलेंस किया जाए। हालांकि कंडोलेंस बुक पर जाकर के हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने साइन किया है, ये और बात है। जी, जी, उनके विदेश मंत्री भारत जैसे देश को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। जो भी वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी चल रही है, मुस्तफ़ा हुसैन बनेंगे, खमैनी का स्थान लेंगे उनके लड़के या और कोई, या इसी आईआरजीसी में कोई ऐसा नेतृत्व उभरेगा, आने वाला समय बताएगा। सर एक बड़ा सवाल है, कुर्दिस्तान के जरिए अमेरिका की मिलिट्री की एंट्री है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं। अब उनकी मिलिट्री ईरान में एंट्री कर रही है, जो हम बराबर विश्लेषक कहते रहे कि एंट्री नहीं करेंगे। सर हार्टैग भारत पर जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने ये कहा था कि अमेरिका और इसराइल को एंट्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजीम चेंज अगर नहीं हुआ तो अमेरिका की साख खत्म हो जाएगी। अमेरिका इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए तो इतनी नौटंकी कर रहे हैं। सॉरी टू से मुझे इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा है। सर आपको जी, जी, क्या लगता है कि अगर मिलिट्री की एंट्री होती है, क्योंकि कुर्द ईरान के एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा खिलाफ रहे हैं, तो क्या इन जी। विद्रोहियों के साथ बहुत कुछ बेहतर करने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये जानते हुए कि अफगानिस्तान और इराक में उनको बहुत बुरा जवाब मिला था, ये वो बुरा समय था अमेरिकन आर्मी के लिए। जी सर। देखिए अमेरिकन आर्मी अपने हिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ सीख चुका होगा, और मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब की जो सनक है, जी, जी, जी। जी। वो उस सनक में वो उस लॉजिक को नहीं खोएँगे, है ना? आप देखिए कोरिया का युद्ध हुआ, वियतनाम का युद्ध हुआ, इतने छोटे-छोटे यानी देशों ने भी अमेरिका को युद्ध रोकने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। हुँ, 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 लेकिन अभी अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि देखिए हम इवन अगर हम इसको गल्फ वॉर के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो युद्ध है हुँ, वो हवा के द्वारा ज्यादा लड़ा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस बिल्कुल। आप इसकी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं सर। तो थी नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं जी, तो ये इन इन चीजों से क्या है, युद्ध के नए आयाम शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो उसको हम एक वन ऑन वन कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, अब की बार भी ऐसा होगा। डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, हुँ, युद्ध का स्तर एकदम अलग हो चुका है, और टेक्नोलॉजी ने इसमें सबसे बड़ा उसका हाथ रहा। अगर हम बात करते हैं कि भाई इस वक्त जो कर्डिश फोर्सेस है वो भी इनको ज्वाइन कर लेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी आ जाएगी, हुँ, 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 है ना? और अब ईरान की जो बाकी सब चीजें हैं वो उतनी उस स्थिति में नहीं
हैं कि वो इस चीज़ का मुकाबला कर सकें। हुँ, तो ये जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, उनके टैंक्स और ये और वो सारी चीज़ें, तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालाँकि आपने जो मुझे खबर दी है बिल्कुल लेटेस्ट थी, जो हुँ। कुर्दिस्तान वाला है। हूथियों ने भी तो बोल दिया ना कि हम जॉइन कर रहे हैं ईरान को और इज़राइल जब तक खत्म नहीं होगा, तो हूथी विद्रोही से तो वैसे भी चल रहा था। तो वो अलग तरीके से अपना एक सपोर्ट उनको प्रदान कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ईरान की जो मौजूदा हालत है। लेकिन ये जो बिल्कुल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपने बताया, इससे क्या होगा कि रीइन्फोर्समेंट होगा फौजों का हुँ। और इसका एक डेफ़िनिट असर आएगा और एक पखवाड़ा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो जाएगा, उसके पहले ही एक निर्णायक स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत जी। विडी सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है और मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ क्योंकि यही अनुमान मेरा है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल को उलझा दिया गया और हाँ, इज़राइल की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और इज़राइल ईरान को तबाह कर रहा है। जी, 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 इसके बहुत पीछे भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है क्योंकि एरियल सुप्रीमेसी उसने स्थापित कर ली है और जी, एक के बाद एक ईरान को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी जा रही है। हम ईरान की तारीफ कर जरूर रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल है, कोई अगर नंगा करके पीटा जाए और वो जी। तैयार है कि हाँ मुझे पिटना है लेकिन मुझे अपने को बचाना है, तो वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन करेक्ट। उसकी रेजिस्टेंस कितना प्रभावी है ये देखना होगा। इसलिए मेरा मानना जी, है कि ये युद्ध एक पखवाड़े से अधिक युद्ध नहीं चलेगा। जी, वैसे तो जी। एंगेज करने के लिए महीनों लग सकते हैं क्योंकि हाँ, नहीं, आप इस बात को मानते हैं सर कि वहां रजीम चेंज होना है? जी, देखिए अगर रिजीम चेंज नहीं होना है, तो इस सारी लड़ाई का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं बैठता है। बिल्कुल। क्योंकि जो वहाँ पे इंटरनल आप देखिए ईरान की इंटरनल हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ख़ामनेई साहब के राज में जो अंदरूनी हालत थे ईरान के वो किसी से भी नहीं छुपे हुए। इतने ही विद्रोह हो रहे थे, फिर उन विद्रोहियों को मारा भी गया। वो सिविलियंस तो थे वहाँ के जिनको मारा गया। और जिस किस्म की वहाँ पे कानून की व्यवस्था थी, उस पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर कि लोगों के लोग जो जो हकूक बोलते हैं ना, जो उनके बेसिक राइट्स है, उनको पूरी तरीके से वो नहीं किया जा रहा था और औरतों के ऊपर भी तमाम तरह की पाबंदियां ये और वो देखिए ओवरऑल जो है नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता अगर आप सबको साथ में सबका साथ सबका विकास। देखिए हमारे देश महान देश भारत के अंदर यही तो खूबी है, सबका साथ सबका विकास। आप सबकी राय लेके चलते हैं, आप अपनी राय थोपते नहीं, मैं ये चाहता हूँ यही करूँ। वो चीज उस रेजिम के अंदर चल रही थी। अब अगर उनके बेटे आ जाते हैं वहां पर तो कोई चीज़ें थोड़ी ना बंद होगी, तो वो चलता रहेगा। ये तो विरासत वाली बात हो जाएगी। तो ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका कोई उत्तराधिकारी वहाँ पर आए। सर, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि वहाँ कोई भी रेज़ीम नया आए या कोई उत्तराधिकारी बनाया जाए अमेरिका से अब पूछा जाए। ये ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है। एक बड़ा जी, सवाल है जी, सर। डोनाल्ड ट्रंप ने आज पूजा-वूजा भी की है अपने ओवल ऑफ़िस में। पूजा मतलब जी। उन्होंने प्रार्थना की है, प्रेयर किया हाँ। है और पादरी वगैरह आए। कुछ कुछ मुश्किल या परेशानी दिखाने की कोशिश कर रही है या एक मीडिया हाइप दिया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को परेशान कर दिया है? क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, जी। देखिए वो इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही घिर गए अपने देश के अंदर। हुँ। क्योंकि उनकी जो युद्ध नीतियाँ हैं, जो एकदम से रोज़ वो चेंज अपना निर्णय करते हैं, जिस पे गुस्सा आया उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनकी अपनी भी जो इकोनॉमिक हालत है, वो खराब हो रही है। हुँ। और तो अमेरिका वासी जो हैं ज़्यादातर लोग वो इसी उसमें हैं। वो कहते हैं देखिए हम साहब इस भयानक स्थिति में हम अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी नीतियों को मान लें। हुँ। अब वहाँ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी चीज़ों के लिए उनको फटकार लगाई है, क्या अब ये सब क्या कर रहे हैं? रोज़ अपना निर्णय कुछ चेंज कर देता है। तो ट्रम्प को अपनी पोज़ीशन सँभालनी भी तो है ना। ये हुँ। बताना है कि भाई मैं देखो तुम लोगों के लिए मैं छाती खोल के खड़ा हूँ गोली खाने के लिए और मैं इतना सब कर रहा हूँ। तो अपनी स्थिति को वो बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो अब वो पीछे नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ईगो वाला भी मामला है। मैंने जो कह दिया वही होगा, हुँ। जो चल रहा है वही होगा। मेरे ही चयन से ईरान का अगला उत्तराधिकारी होगा। हुँ। तो ये चीज़ें जो है गले के नीचे उतरती नहीं। अब बात आती है सर, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि ये मनमानी नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प को अब भारत जैसे देश का साथ लेना एक मजबूरी हो रही है? स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमैटिकली?
जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अ, अभी तो देखिए ट्रम्प की नीतियों की खिलाफत उनके देश के अंदर ही हो रही है। बाहर भी लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जो है एक डिक्टेटर की तरह आप इसकी हरकतें कर रहे हैं। इस वक़्त ट्रेड की बात की जाए या डिप्लोमैटिक टाइज़ की बात की जाए, वो इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, स्पेशली एशिया के अंदर। हुँ, इतना बड़ा कंट्री है मैं। हुँ, ये चीज़ ना रशिया के साथ है, ना चाइना के साथ है, लेकिन इंडिया के साथ है क्योंकि मोदी साहब की जो इक्वेशन है देखिए सब लोग कहते हैं नहीं मोदी, मोदी की बात कर मोदी जो है वो एक चेहरा है खाली, हुँ, ठीक है? जो जो गवर्नमेंट है हमारे जयशंकर साहब हैं और बाकी लोग जो हैं, आफ्टर ऑल ये सब लोग दिमागी लोग हैं, ये सब सोच समझ के ये चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको खुली छूट मिली हुई है कि इस किस्म की नीतियों के साथ क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप बिना भारत के कोई चीज़ सोच ही नहीं सकता। हुँ। सर ईरान इस मामले में बड़ी पहल करता हुआ दिख रहा है क्योंकि ईरान को लग गया कि भारत की नीति में कहीं कोई कट्टरता दिखा करके या वहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए क्योंकि कांग्रेस का शासन ही नहीं है, मोदी का शासन है। इज़राइल भी जी, हमारा रणनीतिक सहयोगी है, अमेरिका भी है जी, और ईरान हमारा जी। दोस्त है। तो ईरान को लगने लगा है इसलिए वहाँ के उप विदेश मंत्री और वहाँ का कई हमारे चैनलों पर बयान भी दिए जा रहे हैं कि भारत से हम हमारी ये अपेक्षा है और ये है और भारत उस तरह से रिस्पॉन्ड भी बिल्कुल, कर रहा है। एक बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल सही कहा। सवाल है सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आपने ज़िक्र किया। मैं आपको जी, लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ कि ईरान की तरफ से एश्योर किया गया है कि आपसे रिलेटेड जो वहाँ पर तेल ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजरेंगे, हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे ये वादा करते हैं। ये खबर भी आ रही है, हालाँकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। इट्स अ बिग जी, एंड जी। बिग न्यूज़ सर। बिग न्यूज़ है, दिवाकर साहब बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ-साथ क्या है कि हमारे हमारे जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस है वो इतने अच्छे हैं कि हमने रशिया से ऑलरेडी बात कर ली है। हुँ, हुँ, हमारे हुँ। पास रशिया से भी टैंकर्स आ रहे हैं जो कि दूसरी दिशा से आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई लेना-देना नहीं उनका। हुँ, बिल्कुल। वो रशिया से आ रहे हैं, ऑलरेडी चल चुके हैं। इनफैक्ट कुछ एक टैंकर्स जो सिंगापुर की तरफ जा रहे हैं, उनको भी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो हमारी तेल संबंधी आपूर्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एश्योरेंस दिया है इस हुँ, मौजूदा सरकार ने, जो कि हम सारे देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। हुँ, और बाकी ईरान ने तो कह ही दिया है, जो आप कह रहे हैं वो चीज़ मैंने भी सुनी है, जी। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो इंडिया की तरफ जो भी आएँगे इसको उनको उनको रोका नहीं जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल कोई इससे संबंधित क्राइसिस अभी नहीं दिखाई दे रही है। हुँ, हुँ। और ये मानते हुए कि ये युद्ध अगले 8-10 दिनों के अंदर एक निर्णायक स्थिति में पहुँच जाए। करण सर आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कर दी है कि अब इससे आगे हम अगले वीडियो में ही चर्चा करेंगे क्योंकि बड़े कम में बड़ी ज़्यादा बातें करनी होती हैं और चूंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा देखने का वक्त नहीं होता लेकिन जी, आप वो पहले व्यक्ति हैं जो मैं मान रहा हूं कि ये युद्ध एक पखवाड़े का है वैसे युद्ध खिंचता हुआ बहुत दिन दिखेगा लेकिन 15 दिन और 10 दिन या 15 दिन के भीतर यह तय हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है और जो होने जा रहा है वो संकेत समझिए अमेरिका कितनी भी कमजोरी दिखा रहा हो कमियां दिखा रहा हो अपनी स्ट्रेटजी में लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान की कमर तोड़ चुके हैं ये और बात है कि ईरान का रिटेलिएशन बहुत ही प्रॉपर और बहुत मजबूत तरीके से बढ़ रहा है ये उनका मोरल है कर्नल सर आप इस जी, बात से सहमत हैं बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। कर्नल सर ने जो बातें कही है उस पर कमेंट दीजिए कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए अगले वीडियो में मैं उस सवाल का इनसे जवाब लूंगा और हमारी बातचीत पर अपना कमेंट जरूर करिए हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ कर्नल वीडी सर के साथ हम बातचीत करेंगे उसे सुनिएगा जरूर बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार जय हिंद।